नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था देशवासियों को। केंद्र में किस किस सत्ता होगी, कौन सत्ता से दूर रहेगा, इन सब का फैसला आज ईवीएम की मतगणना के साथ शुरू हो गया है। हालांकि निश्चित तौर पर काफ़ी चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर के जो पूर्वानुमान देखने को मिल रहा था, उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। यह चौंकाने वाला मामला, हालांकि 1 बजे के आसपास ये तय हो जाएगा कि जो मौजूदा मतगणना का ट्रेंड चल रहा है, क्या वो कायम रहता है या उसमें भी कोई उलटफेर हो सकता है। जहाँ तक बात कर ली जाए एनडीए की, तो फिलहाल जो रुझान देखने को मिल रहा है वो करीब करीब 260 के आसपास एनडीए को और इंडिया गठबंधन 165। हालांकि अलग अलग जो खबरिया चैनल है उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी बहुमत से न एनडीए करीब पहुंच पाया है, न ही इंडिया गठबंधन करीब पहुंच पाया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला देश के सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश से रुझान देखने को मिल रहा है। जो इलेक्शन कमीशन की माने तो समाजवादी पार्टी यहां पर करिश्मा करती हुई नजर आ रही है। सपा 33 सीटों पर, कांग्रेस 7 सीटों पर, यानी 40 सीटों पर 80 लोकसभा सीटों में से टक्कर देती हुई नजर आ रही है मतगणना में। फिलहाल बात कर ली जाए बीजेपी की तो ये 39 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। हालांकि अभी मतगणना का दौर जारी है और आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक बात की जाए बड़े चेहरे की, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लखनऊ से राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं। अमेठी से चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिल रहा है। स्मृति ईरानी फिलहाल पीछे चल रही हैं। नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद आगे चल रहे हैं। यह मायावती के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। मैनपुरी से डिम्पल यादव, अखिलेश यादव कन्नौज से, यादव परिवार के ही बदायूं से आदित्य यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, ये पांचों जो सीटें हैं वो आगे चल रहे हैं। हमारे साथ एक बेहतर पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले मैं ये अपडेट कर दूं लोगों को। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं, ये भी चौंकाने वाला है। दक्षिण दिल्ली से आपके सही राम पहलवान आगे चल रहे हैं। मंडी से कंगना रनौत पहले पीछे चल रही थी, अब आगे बढ़ गई हैं। रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसको लेकर तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए गए थे। पटना साहिब से बीजेपी के नेता रवि शंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। झांसी से प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस के प्रत्याशी ये आगे चल रहे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। उन्नाव से साक्षी महाराज पीछे चल रहे हैं। ये अपने बड़बोलेपन के लिए हमेशा विवादों में रहे हैं, ये पीछे चल रहे हैं। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, जिसको लेकर के विपक्षी दलों ने लगातार सवाल खड़े किए थे, ये पीछे चल रहे हैं। बस्ती से भी चौंकाने वाला जो रुझान सामने आ रहा है, हरीश द्विवेदी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। मेरठ के अरुण गोविल, जिनका ट्वीट इलेक्शन के तत्काल बाद आया था, उससे साफ तौर पर ये जाहिर हो गया था कि वो हार गए और वाकई ये पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर अयोध्या से बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है। राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की कोशिश की, एनडीए ने उठाने की कोशिश की। यहाँ से लल्लू प्रसाद फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बात कर ली जाए केसरगंज की, चर्चित सीट रहा था बृजभूषण शरण सिंह की वजह से, उनके बेटे करण भूषण सिंह भी पीछे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान, ये भी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते थे, ये भी पीछे चल रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी हालांकि शुरुआती दौर में पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए हैं। बात कर ली जाए करनाल से मनोहर लाल खट्टर, ये आगे चल रहे हैं। शुरुआती दौर में ये पीछे चल रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से राज बब्बर जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, वो भी आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी 2019 में क्लीन स्वीप की थी, उसकी भी सूची मैं लेकर के आया हूं। चर्चा पर हम चलेंगे, मेरे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले एक जानकारी दे दें कि 10 राज्यों में 2019 में बीजेपी क्लीन स्वीप की थी, जिसमें गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन दीव का नाम आता है। इन सीटों पर भी इंडिया गठबंधन खाता खोलती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरपी राजन, नेता समाजवादी पार्टी हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुज शिवहरे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, क्योंकि इनके लिए तो आज थोड़ी राहत भरी खबर आ रही है फिलहाल, तो आपका भी स्वागत है। आशीष कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है, जो दो टूक बातें बोलते थे। हालांकि कई लोगों से बाद में चर्चा होती थी तो कहा जाता था कि आशीष जी संभवतः एक तरफा विश्लेषण करते हैं, लेकिन हकीकत के करीब दिख रहा है। आशीष जी, आपका ये विश्लेषण क्या कहना चाहेंगे जो रुझान सामने दिख रहा है? कोई एक तरफा बात नहीं करता हूँ। लोग मुझे जो है बहुत कम समय से जानते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। जी।
अपने बारे में बता दूं कि जो लोग नहीं जानते हैं कि मैं शाश्वत विपक्षी हूँ। मैं सरकार की नीतियों का, उसके कार्यक्रमों का कटु आलोचक हमेशा से रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो। कई सारे मुकदमे भी हुए हैं, लाठी भी मैंने खाई है। और इस चुनाव में भी मैं पहले भी आपके चैनल पर मैंने बोला हुआ था ससम्मान कि करीबन 7 राज्यों में 60 से अधिक जिलों में मैंने जो है विजिट किया हुआ है। और तभी मैंने ये कहा था कि अगर जो है पूरी ईमानदारी के साथ अगर ये इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 35% के आसपास गिरेगा। मैंने उस समय आपके चैनल पर यह भी बात बोली थी कि बीजेपी को तकरीबन 50 के नीचे ही रहना चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो हाल फिलहाल जो है रिजल्ट ऐसे जा रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो टोटल वोट काउंट हुआ है वो 1 से 1.5% के बीच का ही हुआ है। तो और मुझे थोड़ी ज्यादा सावधानी इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि जो पिछला बिहार का इलेक्शन हुआ था तो दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आरजेडी जो है वहां पर जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर ले जाएगी, लेकिन अंतिम परिणाम तक आते आते वो पूरी तरह से हालात बदल गए थे। तो दिल की धड़कनें यूं ही जमा रहनी चाहिए, रिजल्ट पर निगाह बनी रहनी चाहिए। संजय जी देखिए आशीष जी, एक सवाल और आपसे लेते हैं फिर अपने मेहमानों तक चलेंगे। भाई कई ऐसे राज्य थे, पश्चिम बंगाल को लेकर हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पर धुआंधार वोटिंग हुई है, कहीं उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को न मिल जाए। वहाँ पर अभी तक जो रुझान आया पश्चिम बंगाल का 30 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता दीदी का जलवा कायम है, बीजेपी 10 और अदर्स कांग्रेस जो है 2 सीटों पर। यानी कुल मिलाकर के कई ऐसे मामले हैं। तमिलनाडु की बात कर ली जाए, डीएमके 36, बीजेपी केवल 2, एआईडीएमके के पास 1। अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जो मैंने अलग अलग सोर्स से हासिल किया है। गुजरात में 26 की 26 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, इस बार 4 पे कांग्रेस और अदर्स आगे चल रहे हैं। कर्नाटक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एनडीए 20 और इंडिया गठबंधन 8। लगभग यहाँ पर ये कहा जाएगा कि पिछले बार की तरह ही परिणाम देखने को मिल रहा है। राजस्थान की बात कर ली जाए जो पूरी तरह से स्वीप था बीजेपी के लिए पिछली बार, इस बार बीजेपी 16 और कांग्रेस 9। तो कई ऐसे राज्य हैं जो अद्भुत जनाधार देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो मैं बात करूंगा संजय जी, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि इस बार के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जो राजनीतिक चौसर बिछाई थी वो बड़ा शानदार था। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत लंबे समय बाद हम लोग को ये चौसर दिखाई दिया था। 2014-2019 में बीजेपी ने पूरी तरह से जो है लीड किया था चुनाव को, लेकिन 2024 में अगर आप देखेंगे तो ये लीड जो है वो बीजेपी के हाथ से निकल करके कहीं न कहीं विपक्ष के हाथ में गई थी। मैं मानता हूं कि ये जो चुनाव है ये लंबे समय बाद मंडल बनाम कमंडल का चुनाव था और जिसमें कि कहीं न कहीं जो विपक्ष संदेश देना चाह रहा था वो संदेश लोगों तक पेनिट्रेट किया। बीजेपी कुछ नया लाने में इस बार असफल रही। राम मंदिर चूंकि इतना पुराना मुद्दा हो चुका था कि वह लोगों को जो है उतना अधिक अपील नहीं कर पाया। तो कुल मिलाकर की स्थिति ये बनी कि जो जातीय समीकरण थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने महसूस किया कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा था कि जो सवर्ण वोट बैंक बीजेपी का अपना माना जाता है उसके भी बहुत सारे युवा जिनसे कि मैं रूबरू होता रहा, मैं हिमाचल प्रदेश से लेकर के मैं बिहार झारखंड तक की आपको बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये स्टेट्स के दौरे किए हैं। वे ये स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि उनको रोजगार चाहिए और इसलिए और बीजेपी रोजगार नहीं देगी, इस बात को लेकर के वो बहुत हद तक मुतमईन आज का युवा दिखाई दे रहा था और ये कहीं ना कहीं परिणामों में दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अभी भी मध्य प्रदेश में आपको जो है परिणाम पलटते हुए दिखाई। चलिए इस वक्त आशीष जी 1 मिनट रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर खीरी से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पीछे चल रहे हैं। इनका विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ा, संभवतः जनता ने ऐसा मैंडेट दिया। मंत्री कौशल किशोर भी मोहनलालगंज से पीछे चल रहे हैं। बहुत चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी पीछे चल रही हैं। यह भी बहुत चौंकाने वाला मामला है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी यानी अखिलेश और राहुल की जोड़ी करिश्मा करती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश में। बस्ती से बीजेपी के हरीश द्विवेदी पीछे चल रहे हैं, यह भी निश्चित तौर पर बीजेपी को एक बड़ा झटका कहा जाएगा। कौशाम्बी के बीजेपी के विनोद सोनकर भी पीछे चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है राहुल और अखिलेश ने जो धुआंधार प्रचार किया
जो बैटिंग की जम करके एनडीए के खिलाफ, उसका परिणाम सामने देखने को मिल रहा है। उन्नाव से साक्षी महाराज भी पीछे चल रहे हैं। यह जानकारी भी मैंने आपको दी थी। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 29 सीटों का जो समाजवादी पार्टी अपना जलवा बिखेरती नजर आ रही है, ऐसा लगता है। आशीष जी, उस वक्त भी आप कहते थे कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। फिलहाल चलिए शशिकांत जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा था कि 400 पार का नारा था एक। हालांकि हम लोग शुरुआती दौर से ये सवाल खड़े करते थे कि शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे सामने देखने को मिल रहे हैं। बहुमत के करीब पहुंचने की कवायद जारी है इंडिया गठबंधन और एनडीए में। आपको क्या लगता है कि ये परिणाम जो अभी रुझान दिख रहा है, ये परिणाम में तब्दील होंगे या इसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है? फेरबदल तो देखिए, परिणाम में तब्दील भी होंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार भी बनेगी और बहुमत से बनेगी और अच्छे परिणाम आएंगे। कई बार देखा जाता है मतगणना में, हम लोग भी हमेशा शामिल रहे हैं, तो अंत तक जब मतगणना फाइनल होते होते परिणाम जो है कई रुझानों में बदलाव भी होता है। हाँ, ये जरूर है कि 400 पार तो एक नारा था, नारा होना और हकीकत होना ये राजनीतिक पार्टियां भी समझती हैं, राजनेता भी समझते हैं, मीडिया भी समझता है। तो एक नारा दे करके चुनाव में उतरती हैं राजनीतिक पार्टियां। और हम प्रयास रहा हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और एनडीए के नेताओं का कि हम विकसित राष्ट्र की बात करें, विकसित भारत की बात करें और किस प्रकार से देश को दुनिया में आगे ले जाने की बात करें। हो सकता है कि कुछ स्थानीय मुद्दे रहे हों या कई, देखिए अगर कहीं कोई परिणाम मनचाहा नहीं आता है, अपने पक्ष में नहीं आता है, तो उसको वो विश्लेषण की चीज़ है और उसमें ऐसा देखा जा सकता है कि कहीं कहीं स्थानीय मुद्दे या स्थानीय जो कैंडिडेट है उसका एक्सेप्टेंस, इस तरह की चीज़ें जनता ने किस प्रकार लिया। भीषण गर्मी एक जो है वो भी एक परिणाम को देखने के, उत्तर भारत में काफ़ी गर्मी रही, तो स्थानीय मुद्दे, कई चरणों में चुनाव हुए जहां गर्मी ने प्रभाव दिखाया हो, किसी राजनीतिक पार्टी के वोटर निकल नहीं पाए, किसी राजनीतिक पार्टी के वोटर निकल गए, तो परिणाम में थोड़ा फेरबदल इन तमाम कारणों से आता है। लेकिन एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बहुमत से बनने जा रही है और जो हम लोग रुझान देख रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल में तो आ रहा था, कल परसों से ही आ रहा था, लेकिन निश्चित रूप से सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत फिर आगे बढ़ेगा 5 साल के लिए, ये हमारा मानना है। एक सवाल और है जेहन में कि जितने मुद्दे सियासी मंच से उठाए गए, क्या उस पर महंगाई बेरोजगारी जैसा मुद्दा हावी रहा? क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो आपका वोट शेयर था 37.36%। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो ये 19.51%। लेकिन इस बार कई राज्य ऐसे हैं जहां आप क्लीन स्वीप किए थे और वहां पर रुझान में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। मैंने 2 से 4 सीटें हासिल करता हुआ दिख रहा है। बढ़त बनाना तो मैं नहीं कह सकता हूं। तो कुल मिलाकर के क्या लगता है कि कमियां कहां रह गई? क्योंकि हालांकि बहुमत से आप सरकार बनाई है, हमारी ओर से भी शुभकामनाएं हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बने या एनडीए की बने। देखिए संजय भाई, महंगाई तो, और खास करके उत्तर प्रदेश का जिक्र। तीसरा सवाल मेरा ये ले लीजिएगा कि जितने विवादित नेता थे, अभी रुझान जो दिख रहा है जिस तरह से, जनता ने ये साफ कर दिया है कि भाई उनके साथ वो नहीं है। अजय मिश्र टेनी की बात कर लीजिए, साक्षी महाराज की बात कर लीजिए, बिहार से गिरिराज सिंह, कट्टर हिंदुत्ववादी छवि और उनका बयान भी वैसा ही, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं। अरुण गोविल जो राम के रूप में आप लोगों ने मेरठ से उतारा, वो भी पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी जो हर पल हर क्षण नेहरू गांधी परिवार को कोसते नहीं थकती थी, वायनाड तक चली गई थी रोड शो करने, वो अपना अमेठी नहीं बचा पा रही है। केएल शर्मा जैसा सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का एक कारिंदा कहेंगे, वो आगे चल रहा है। तो ये सब चौंकाने वाले परिणाम तो है ना? नहीं, देखिए स्मृति ईरानी जी, मेरा मानना है कि अभी वो चुनाव परिणाम आते आते चुनाव जीतेंगी और निश्चित रूप से हमारे देश में देखिए किसी न किसी बयानों को अगर जनता गंभीरता से ले लेती है तो उसका रिएक्शन आता है। ये सदैव रहा है और पहले के भी चुनाव में भी ऐसा होता रहा कि किसी के विवादित बोल अगर मुंह से निकल गए हैं तो जनता ने उसको रिएक्ट किया है और जीत हार में तब्दील हुआ है। बहुत से विवादित लोग हार जाते हैं, बहुत विवादित लोग
जीत जाते हैं। तो इस तरह के पहले भी परिणाम आते रहे, लेकिन एक चीज है कि पूरे देश ने मोदी जी को नेता माना है, पूरे देश। शशिकांत जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा, क्योंकि ब्रेकिंग खबरों का लगातार सिलसिला जारी है। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है। आरएलडी अपने दोनों सीटों पर आगे चल रही है। बिजनौर और बागपत से आरएलडी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यूपी में 8 सीटों पर आगे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यूपी में 8 सीटों पर आगे चल रही है। 2019 में केवल एक रायबरेली सीट थी। सपा उत्तर प्रदेश में 29 सीटों पर आगे चल रही है। 5 सीटें थी सिर्फ 2019 में। ये बड़ी खबर आ रही है। ऐसा लगता है कि राहुल और अखिलेश का जो जलवा था वो कायम हो गया जनता के बीच में। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी के एक विकल्प के रूप में चंद्रशेखर आजाद आगे आए थे और जाहिर सी बात है उनका आगे चलना बीएसपी के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बीजेपी 39 सीटों पर आगे चल रही है। आरएलडी अपनी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। आरएलडी के लिए निश्चित तौर पर एक सुकून की खबर है कि बिजनौर और बागपत दोनों सीटों पर वो एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ी थी और वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये तमाम अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए शशिकांत जी कंटिन्यू करें। जी, तो अभी बात हो रही थी विवादित पोल पे। देखिए, अभी आप ही बता रहे हैं कि रावण जैसा विवादित बयान देने वाला व्यक्ति आगे चल रहा है। और गिरिराज सिंह जी, वो तो बहुत अस्थायी नेता हैं, देश को, बिहार को आगे बढ़ाने में उन्होंने काफी काम किया है। और वो क्रिएटिव हैं, केंद्र में मंत्री होने के साथ साथ बिहार की जनता का ध्यान रखते हैं, तो वो पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं, किस बात को लोग बुरा मानते हैं, किस बात को आगे बढ़ाते हैं, इसमें एक केवल बोल ही नहीं हो सकता है, अन्य परिणाम बातें भी होती हैं। अब कई जगह होता है कि कोई बार बार रिपीट कैंडिडेट है, तो हमारे देश में भी देखने को मिलता है कि लोग मूड बना लेते हैं कि नहीं, इनको बदलना है। तो ऐसे भी हो सकता है। हाँ, एक प्रश्न आपने पूछा महंगाई और बेरोजगारी का, तो देखिए महंगाई तो सदैव मुद्दा रहा है। भारत आजाद हुआ 1952 से और आज तक महंगाई सदैव मुद्दा रहा है। महंगाई पर सदैव बात होती रही है। महंगाई पर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पक्ष रखती रही हैं। लेकिन इधर अगर देखा जाए, 2004 से 2014 तक 150% महंगाई बढ़ी थी और 2014 से 24 तक केवल 43% महंगाई बढ़ी। लेकिन कुछ चीज़ों का नाम लेकर के, गैस सिलेंडर और पेट्रोल, इन चीज़ों का नाम लेकर महंगाई को विपक्ष इंगित करता रहा है। अब बेरोजगारी की बात करें तो एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में, सच पूछिए तो हमारे देश में क्या है कि रोजगार देने का मतलब सरकारी नौकरी देना, और उस पे विपक्ष भी ध्यान यही आकर्षित करता है जनता का कि देखिए सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। जबकि मोदी सरकार ने इतना काम किया कि हमारे देश में किस प्रकार से उनको स्टार्टअप में पैसा दिया, कौशल विकास में पैसा दिया, उद्यम को जिंदा कर दिया। हमारा तो उत्तर प्रदेश को अगर देखिए तो उद्योग विभाग मर चुका था सपा बसपा के काल में, उसको जिंदा किया। आज उद्योग विभाग में इतना पैसा है। शशिकांत जी, सवाल ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, परिणाम उसका क्या आता है ये देखने वाली बात होती है। 40 करोड़ लोगों को आप लोगों ने दिया ना मुद्रा लोन, उसमें एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि 30% ऐसे युवा हैं जो आज बैंक का लोन चुकाने के लिए सक्षम नहीं हैं। परेशानियों का दौर चल रहा है। चलिए आपके पास फिर लौटते हैं। शिवहरे भाई, आप लोगों के लिए तो थोड़ा जश्न है, अभी फ़िलहाल सुकून है। हालांकि मैं बार बार ये बताना चाहूँगा कि अभी रुझान चल रहा है, परिणाम आने में अभी वक्त लगेगा। 1 बजे के बाद हम कहने की स्थिति में होंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। और देश की बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को लेकर के जो दावा हो रहा था उसके करीब आप पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि मैं बात ये बताना चाहूंगा कि अगर रुझान चल रहा है, दिल पे हाथ रख के बताइए, जनता कितनी तरस थी और मध्यम वर्गीय आदमी कितना इस चक्की में पिस रहा था। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कहते हैं कि देश पटल पे जा रहा है, देश पटल पे जा रहा है। तो देश पटल पे जा रहा है तो आप देश की इकोनॉमी पे क्यों नहीं बात करते हैं? देश की आज जो कर्ज देश पे बढ़ गया उस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बात करती है? मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, देश के प्रधानमंत्री ने एक तरफ भी निगाह उठा के नहीं देखा। तो ये सब मुद्दे से जनता बहुत ज्यादा हताश और नताश थी। मैंने कल भी आपके परसों प्राइम टीवी पे लाइव डिबेट में मैं
बोला था। शिवरे 2 मिनट के लिए मैं वक्त लूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, सहारनपुर से इमरान मसूद करीब 51,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको हम बताने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहा था। सुल्तानपुर में सपा के राम भुवल निषाद भी 7,849 मतों से आगे चल रहे हैं, यानी मेनका गांधी वहां पर हारती हुई नजर आ रही हैं। इस यूपी में समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जो अभी तक रुझान आ रहे हैं काउंटिंग के, कुल मिलाकर के एक बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है। अमेठी रायबरेली को लेकर के हम बाद में जिक्र करेंगे। अमेठी में स्मृति ईरानी 19,177 वोटों से आगे हो गई हैं। चलिए, ये तो सुखद खबर आ गई है कि स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आगे आ गई हैं। हालांकि बीच में KL शर्मा आगे हो गए थे। यूपी में 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन फिलहाल आगे नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह 14,396 वोटों से आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जनता ने खुल करके उनके लिए मतदान भी किया है। लोकसभा सीट पर कांग्रेस के इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। इमरान मसूद के लिए ये सुखद खबर हो सकती है, कांग्रेस के लिए भी ये सुखद खबर हो रही है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट से आगे चल रहे हैं। बिहार के हाजीपुर सीट से चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आ रहा है। इंडिया गठबंधन के किशोरी लाल शर्मा अब पीछे चल रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि स्मृति ईरानी आगे हो चुकी है ऑलरेडी अमेठी से। फतेहपुर सीट से राजकुमार चाहर को बढ़त मिल गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। फतेहपुर सीट से राजकुमार चाहर को बढ़त मिल गई है। काउंटिंग का दौर लगातार जारी है। नई दिल्ली सीट से बांसी स्वराज भी आगे हैं। सुषमा स्वराज की ये बेटी हैं और नई दिल्ली सीट पर बांसुरी स्वराज आगे दिख रही हैं। तो ये बड़ी खबर थी। बड़ी अपडेट हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। चर्चा का दौर भी जारी रहेगा। हाँ शिवहरे, कंटिन्यू। तो इन मुद्दों पे बीजेपी ने कभी यूपी की आप बात करें, अजय मिश्र टैनी ने लगातार अपनी जनता पर, लोकसभा की जनता पर कितना जुर्म किया। अभी फिलहाल में एक वीडियो सामने आया कि इनके ब्रजभूषण सिंह के बेटे ने, एक काफले ने 3 मासूम लोगों को कुचल दिया। तो ये जनता ये कब तक इतना जुर्म सहेगी इन 10 सालों में? तो ये जनता का आक्रोश और जनता का जवाब है। मैंने 2 दिन पहले भी आपके चैनल पे अभी डिबेट में बोला था लाइव कि देश में निश्चित रूप से ये जनता की जीत है। ये जनता का जवाब होगा और एग्जिट पोल फेल होगा। ये मेरा बिल्कुल निश्चित, आज फिर से ये बात कह रहा हूँ कि ये जनता का चुनाव था। ये देश में ना क्या कहते हैं, नेताओं का चुनाव नहीं था। जनता ने बिल्कुल आड़े आके चुनाव लड़ा है। जनता ने जो साइलेंट वे में जो वोट दबाकर अपनी ताकत का इस देश की सरकार को एहसास दिलाया है कि जनता जब चाहती है तो बड़े बड़ों को खाड़ फेंक देती है। तो ये वो जवाब है, क्योंकि लगातार देश में आप ये देखिए कि बेरोजगारी का माहौल था, महंगाई का माहौल था, लगातार और भी व्यवस्थाएं थी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार छुपा रही थी। लगातार सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट सेक्शन करना, लगातार और भी मुद्दे थे। तो ये सब चीजें ऐसी बहुत अहम बन चुकी थी कि जनता इसको अब मैं समझता हूँ झेलने के लिए असमर्थ थी। ठीक है, चलिए आरपी राजन साहब, भाई आपके लिए आज का दिन तो वाकई, जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि मंगलवार को मंगलमय दिन होगा, जो रुझान अभी फिलहाल दिख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि वाकई मंगलमय हो गया आज बड़ा मंगल के मौके पर। आरपी राजन की आवाज ठीक की जाए। हाँ जी, हम लोग आवाज आ रही थी जी 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 कंटिन्यू। हम लोग लगातार जनता के मुद्दों के साथ जुड़े रहे और जब भी बैठे हम लोग चर्चा किए, चर्चा हुई तो मुद्दों की ही हमने बात की। चाहे महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, हमने सदैव मुद्दों पर बात की। जनता से कनेक्ट रहे, जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने का काम पूरे चुनाव करती रही। और तो और संजय जी, ये जो मैंडेट आ रहा है, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये जो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि जनता प्यार मोहब्बत पसंद करती है। ये हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश रहा है, इसने मोहब्बत हमेशा स्वीकार की है, नफरत नहीं स्वीकार की। भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री जी, मतलब हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने का काम किया। कभी वो भैंस की बात करते थे, कभी वो मंगलसूत्र की बात करते थे, कभी वो सोना की बात करते थे, और तो और
कभी वो मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे लोग जान गए इनकी क्या स्थिति है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले के आंकड़े हमको मिले कि 12 से 15 हजार वोट से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पीछे चल रहे हैं। नहीं, अब वो आगे हो गए हैं। अपडेट कर दूं? हाँ, हो सकता है अभी अपडेट हो कुछ आपके पास। 11,000 मतों से अजय राय आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो पीछे हो गए हैं जी। लेकिन ये जनता है संजय जी, जनता किसी को माफ नहीं करती। हमने जनता के साथ हम जुड़े रहे, हमने जनता के मुद्दों की बात की और जनता मुद्दों के साथ हम खड़े रहे। हम हमेशा मुद्दों के साथ राजनीति की। हम लोगों ने समाजवादियों का और इंडिया का जो नारा था, जनता के मुद्दों से जुड़ने का था, जनता के मुद्दों से जुड़कर हम लोग काम किए, उसी का परिणाम आ रहा है। और आप देखेंगे, अभी मैं बड़े आश्वस्त हूँ, पूरी तरह से कह सकता हूँ कि देश में जो है सरकार इंडिया की बनेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं पहले भी कहता आ रहा हूं। अच्छा, अभी और आदरणीय तिवारी जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, हम लोग जो है बहुत टिप्पणी नहीं करते हैं आप पे, लेकिन अभी आदरणीय तिवारी जी ने स्वयं कहा कि वो नारा था। ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जुमलेबाजी लेकर के आती है। देश के गृह मंत्री ने कहा था 15 लाख वाला एक जुमला था, इनका 400 वाला भी एक जुमला था। तो जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है और इनकी जुमलेबाजी निकल जाएगी। जिस तरीके से लोगों ने नफरत और देश को तोड़ने का काम किया, लोगों को मारने पीटने का, धमकाने का काम किया। हाँ, बड़ी बात और ये है संजय जी कि देश धमकी नहीं पसंद करता। लोगों का मिजाज विनम्रता वाला है, हाथ जोड़ के निवेदन वाला है। क्योंकि जनता जनार्दन है, हम उससे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह के धमकी देते थे, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से धमकियां दी, उसके परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। धमकी देने वाले लोग, चाहे लखीमपुर खेरी मजय मिश्रा टेनी हो, उनको परिणाम देखने को मिल रहे हो, चाहे साक्षी महाराज जी हो, सब लोग जो भी कोई धमकी देगा, जनता धमकी नहीं स्वीकार करती, क्योंकि जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। हम उसके चरणों में नतमस्तक होकर के उससे निवेदन करके, क्योंकि जनता ही देश की सर्वोपरि है। संजय जी ठीक है। शशिकांत जी भाई जवाब दे दीजिए इनका। आप तो देशवासियों को 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनको परिवारीजन कहते हैं, और राजन जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने धमकी भरे लहजे में जो बोला, जनता उसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि एक संदर्भ मैं निश्चित तौर पर देना चाहूँगा। ये भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि इंदिरा गांधी जैसी तानाशाही भी नहीं चल पाई देश में। राजन जी को याद दिलाना चाहूंगा कि इमरान मसूद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अगर धमकीबाज कोई है तो इमरान मसूद है, जिसको आपने सहारनपुर से कैंडिडेट बनाया और आगे सुना भी, आप न्यूज़ भी आ रहा कि आगे चल रहे हैं। उन्होंने क्या धमकी दिया था कि बोटी बोटी काट देंगे, बोटी बोटी मोदी जी का काट देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काट देंगे। तो इससे बड़ा धमकी क्या होगा? उस धमकीबाज को आपने कैंडिडेट बनाया। बहरहाल अब आज चुनाव आगे बढ़ चुका है और मतगणना हो रहा है, परिणाम आ रहा है, भारत मोदी जी के नेतृत्व सरकार बनने जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिली है उसमें हम लोग अगर विश्लेषण करें तो हो सकता है कि मायावती जी की पार्टी का, बसपा का खत्म होना या उनका जो ये तो तमाम डिबेट में आशीष जी ने कह दिया था कि बीएसपी का इस बार जो फार्मूला है वो चल नहीं पा रहा है। जी शशिकांत जी कंटिन्यू कीजिए। जी, तो हो सकता है मायावती जी का गायब होना या खत्म होना या वो एकदम जम करके लड़ाई न करना, तो उससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिला हो। कई बार होता है कि पार्टी कैंडिडेट भी ऐसे मिल जाते हैं जो लोगों को नीचे स्तर पर कनेक्ट करने वाले मिल जाते हैं। में भी ऐसा होता है, ये कोई अच्छी बात है कि जिसका प्रत्याशी जीत रहा है वो लोगों के बीच कनेक्ट कर रहा होगा, लोगों ने उसको पसंद किया। तो तमाम बातें हैं। समाजवादी पार्टी अगर बढ़ रही है तो कांग्रेस एकदम वो हो गई, समर्पित हो गई कि भैया जो लड़ना नहीं, समाजवादी पार्टी के सारे कांग्रेस भी 7 सीटों पर कम से कम बढ़त बनाई है। हालांकि परिणाम तो आना है बाकी शिकायत, लेकिन कांग्रेस का भी भला हो गया। संगठन जिस तरह का कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में, हम तो नहीं मानते थे। अमेठी रायबरेली में थोड़ी सी टक्कर हमको नजर आ रही थी, बाकी जगह पे मुझे उम्मीद नहीं थी। अब झांसी में प्रदीप जैन आदित्य आगे चल रहे हैं, ये चौंकाने वाला मामला है ना। संजय भाई देखिएगा, अभी आप 1 बजे तक बता रहे हैं कि परिणाम आ जाएगा। 1 बजे तक देखिएगा 2 सीट से ज़्यादा कांग्रेस नहीं कर पाएगी। हाँ, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से कांग्रेस ने उसको बल दे करके उनको लड़ाया है, अरे भाई, और जिस प्रकार से मायावती जी पीछे हट करके उनको मौका दिया। शशिकांत जी सोच लो कि अजय राय जी के जीवन का एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हो गया। पहले चरण के ही काउंटिंग में वो 10,000 या 7,000 या 8,000 मतों से अगर मोदी जी को पीछे छोड़ दिए
तो वो हारे या जीते ये बात अलग है, लेकिन अब चर्चा का विषय बन गया ये। इस पे एक बात अजय राय का समझ लीजिए कि एक तरह से कहा जाएगा कि उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि वाराणसी में मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है। इस पे एक बात मैं कहना चाहूंगा संजय भाई कि देखिए उसी वाराणसी में जब जब चुनाव हुए हैं, मोदी जी के खिलाफ जो लड़ता है 2-2.5 लाख वोट तो विपक्षी पाता है ना, तो 2-2.5 लाख वोट आखिर कहीं ना कहीं काउंटिंग होगा, तो कहीं एक जगह एक मुश्त वोट होगा, तो एक मुश्त वोट होगा तो वो काउंटिंग में आगे निकल गए। तो 2-2.5 लाख वोट को तो नकारा नहीं जा सकता जो विपक्षी पाते हैं। जी। मोदी जी चलिए वहां चुनाव जीतते रहे हैं, जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन जो वो वोट है विपक्ष को हर बार मिलता है 2-2.5 लाख वोट, तो हो सकता है कि एक जगह एक्यूमुलेटिव वोट उसी बक्से में निकल गया, उसी ईवीएम में निकल गया और उनकी काउंटिंग हो गई और आगे बढ़ गए। मोहल्ले के मोहल्ले होते हैं जो कांग्रेस को वोट दे दिया तो अजय राय जी आगे निकल गए, लेकिन वो उनका चुनाव जीत से कोई लेना देना नहीं है। आशीष जी भाई 2-3 सीटों पर मैं आपसे चर्चा जरूर करना चाहूँगा। अयोध्या में जो अभी रुझान मिल रहा है, राम मंदिर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या हिंदू सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था। रामलला का नए भवन में विराजमान होना, वहाँ से अगर बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं। दूसरा, यादव परिवार के 5 सदस्य, चाहे वो डिम्पल यादव की बात की जाए, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात की जाए, राम गोपाल के बेटे अक्षय यादव की बात की जाए, शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य की बात की जाए, ये सब आगे चल रहे हैं। तो जो परिवारवाद पर जो सवाल खड़े हुए थे, क्या जनता ने उसको उल्टे तरह से ले लिया क्या? जो शशिकांत जी लोग परिवारवाद कर रहे थे, उसका रिएक्शन और कुछ हो गया क्या? संजय जी, मैं एक अलग बात के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, फिर आपके बात पे जवाब दूंगा। हाँ, तीसरा एक और विश्लेषण भी जोड़ लीजिएगा कि कहीं बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव से तमाम सवाल खबरिया चैनलों ने किया मायावती के बारे में, लेकिन एक बार भी अखिलेश यादव उन पर कोई प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आए। तो क्या कहीं भीतर खाने में कोई बात तो ऐसी नहीं हो गई थी कि मायावती अपना कैडर वोट जो है इंडिया गठबंधन को ट्रांसफर करा रही हैं? नहीं, देखिए, इन तीनों चीजों पर आपका विश्लेषण। मैं पहली चीज तो जो है कहना चाहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको जो है एक सावधान में कर देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि रिजल्ट को देख करके आप इतने मुतमईन हो जाएं कि उधर कोई पीछे खेल हो जाए। तो जो तैयारी आप लोग अब तक करके आए हैं, वो जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक आप लोग बना करके रखिएगा, वरना जो है नुकसान हो सकता है। अब एक एक बात पर आते हैं कि जैसे कि फैजाबाद सीट पर ले रहे हैं, तो पूरे देश का मूड, जब मैं राज्यों में विजिट कर रहा था, तो किसी के भी मन में ये सवाल नहीं था कि वो किसको वोट करने जा रहा है। उसका जो वोट था वो सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ था, वह बेरोजगारी के नाम पर था, जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से मैंने बात किया, जो 40-45 साल की उम्र की हैं, उनके बच्चे अब रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं। तो फैजाबाद के नौजवानों को भी रोजगार चाहिए, और इस सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं ये बात गई है कि रोजगार को देने में ये असफल रही है। आप चाहे जितने भी आंकड़े दे लीजिए, आईएलओ की रिपोर्ट है, संसद में आपकी जो है सरकार की रिपोर्ट है, कि सभी जगहों पर आपने खुद ये मान लिया है कि रोजगार देने में आपकी सरकार असफल रही है, और जनता ने इसी तरीके से आपको लिया है। दूसरी चीज संजय जी, मैं पूरे जो है, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जब मैं लोगों से बात करता था कि किधर जा रहा है वोट, तो वो ये नहीं कहते थे कि साइकिल पर जा रहा है या आरजेडी पर जा रहा है, लालटेन पर जा रहा है, वो ये बोलते थे कि हाथ पर जा रहा है। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी के कारण कांग्रेस आगे जा रही है, कांग्रेस का संगठन भले ही ना हो, पर इस बार जनता कांग्रेस को लाने के लिए जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए थे, संविधान बचाओ का मुद्दा, वे मुद्दे काम कर रहे हैं। पिछली बार जिस तरह से कुछ मुस्लिम वोट भी भटके हुए थे, बालाकोट स्ट्राइक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो सारी चीजें इस बार बीजेपी के फेवर में नहीं थी, और वो कहीं ना कहीं जो जनता की नाराजगी थी, और जनता की नाराजगी 2 स्तर पर है। पहली, केंद्रीय सरकार की नीतियों के खिलाफ, और दूसरा स्थानीय सांसदों के, क्योंकि 10 सालों में बीजेपी ने ट्रेंड स्थापित कर दिया कि सांसद और विधायक कुछ नहीं है, जो है वो मोदी हैं।
तो कहीं न कहीं सांसद और विधायक की अपने ही क्षेत्र में अहमियत बहुत कम हो गई। अब या तो वो मोदी के लिए वोट दे रहे हैं या मोदी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। इसलिए फैजाबाद का रिजल्ट हो या फिर बनारस का रिजल्ट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट पर अभी चल रहा है उसके हिसाब से बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा रही हैं। जो मैंने 220 से नीचे जाने की बीजेपी की बात की थी, बीजेपी उसी तरफ जा रही है बढ़ते समय के साथ। और कांग्रेस को मैं कहीं 110 के आसपास प्रेडिक्ट कर रहा था, तो कांग्रेस उसी तरफ जा रही है। तीसरी चीज जो है बीएसपी को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं, तो उसको मैं आपको बताऊं कि ये 2024 का इलेक्शन जितने भी छत्रप रहे हैं उन छत्रपों के लिए ये बहुत ही डिसाइडिंग रहा है। चाहे तो वो आप बिहार में नीतीश कुमार को देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती को देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे को देख लीजिए। बहुत सारे जो है जो छत्रप खड़े हुए थे वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और मायावती पहले दूसरे फेज की लड़ाई में और बाद की फेज की लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने अपने भतीजे को हटाया, लोग मायावती पर ट्रस्ट करना बंद कर चुके हैं। और दलित वोट बैंक, मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि आप दिल्ली से लेकर के बिहार तक जो है जाइए, वो पूरी तरह से कांग्रेस के लिए गया है, वो हाथ के लिए गया, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही खड़ी नजर आ रही है। आशीष लगता है इसमें पीडीए का फार्मूला भी बहुत सटीक बैठा। मैं शुरू से इस बात को कहता चला हूं, आपके चैनल पर भी, आपसे भी व्यक्तिगत बातचीत में मैंने ये कहा था कि ये कमंडल की लड़ाई के खिलाफ मंडल जो प्रयोग था, जो वीपी सिंह के बाद जब नरसिंहा राव की सरकार बनी, तो मंडल के प्रभाव को कम करने के लिए नरसिंहा राव ने कमंडल को सपोर्ट किया था और उनके मुद्दों को बढ़ाया था। आशीष रोके से लगता है कि कोई बड़ी खबर आ गई है इस वक्त। बड़ी खबर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी के स्क्रीन पर। नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर रावण करीब 51,000 मतों से आगे चल रहे हैं, यानी बहुत बड़ा मार्जिन दिख रहा है। अमेठी के केएल शर्मा 23,428 वोटों से आगे हो गए हैं। स्मृति ईरानी यहाँ पर पीछे हो गई हैं। बड़ा उलट फेर बदल देखने को मिल रहा है अमेठी में। यूपी में 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का पीछा करते करते ये वायनाड तक गई थी। मुझको याद है वो रोड शो करती हुई नजर आई थी। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजधानी लखनऊ की लोकसभा सीट से 18,000 मतों से करीब आगे चल रहे हैं। नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर रावण 51,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, फिर हम चर्चा पर चलते हैं। जी आशीष जी कंटिन्यू करें। ये जो पूरा का पूरा चुनाव रहा है वो मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जा रहा हूं कि जिस तरह से मंडल के जो है आंदोलन को दबाने के लिए नरसिंहा राव ने कमंडल को आगे बढ़ाया। बीजेपी जो 100 सालों में नहीं कर पाई थी, वो नरसिंहा राव के सपोर्ट की वजह से वो कहीं ना कहीं बीजेपी अचानक से एक बूम में आई थी। वो उन्होंने जो है जातिगत जो है राजनीति को दबाने के लिए काम किया था। इस बार ठीक इसका उल्टा हुआ है कि कमंडल के असर को कम करने के लिए मंडल का जो चाल चला गया था, जिसे आप पीडीए कह लीजिए या सामाजिक न्याय कह लीजिए, किसी भी रूप में आप कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं काम किया है। संविधान बचाओ का जो नारा था वो भी कहीं ना कहीं काम किया है। आशीष जी चलेंगे हम राजन के पास, लेकिन इसके पहले रायबरेली और अमेठी 2 सीटें ऐसी रहीं। स्मृति ईरानी को आपने सुना होगा, केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि इस बार भी अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वो केएल शर्मा से पीछे चल रही हैं। केएल शर्मा उनकी पहचान है कि वो सांसद प्रतिनिधि के रूप में वहाँ रहे हैं और नेहरू गांधी परिवार के कारिंदे की हैसियत से स्मृति ईरानी के आगे देखें तो अमेठी से दौड़ करके स्मृति ईरानी वायनाड तक गई थी। आपको याद होगा केरल में रोड शो करने राहुल गांधी के खिलाफ। रायबरेली सीट को लेकर के शशिकांत जी तमाम तरह के सवाल बीजेपी की ओर से भी खड़े होते थे कि यहाँ से भी ये साफ हो जाएंगे, फटाफट फटाफट खटाखट सटासट, न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल चल रहा था। वो दौर भी था जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इन दोनों सीटों पर आपका विश्लेषण जानना चाहेंगे। अमेठी रायबरेली, नेहरू गांधी परिवार दोनों जगह अपना किला बचाता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। देखिए संजय जी, मैं बोलूं? जी कंटिन्यू। जी, ये कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो 2019 में भी एक लहर थी जिस लहर में स्मृति ईरानी जीत गई। अदरवाइज अगर आप जाकर के बहुत करीबी से देखने की कोशिश करिए तो अमेठी में जिस तरह से लखनऊ में हम लोग आज भी
अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऋणी मानते हैं। आज जो लखनऊ का स्ट्रक्चर दिखाई देता है हम वाजपेयी जी की वजह से मानते हैं, वही चीज अमेठी और रायबरेली में वो भावनात्मक जुड़ाव कांग्रेस के साथ रहा है। और इस बार उत्तर प्रदेश में एंटी बीजेपी लहर चली है और उस एंटी बीजेपी लहर में स्मृति ईरानी की सिर्फ एक ही पहचान है जो उनको काम दिया गया है। कई सारे लोग सिर्फ राहुल गांधी को घेरने में लगे हुए थे और राहुल गांधी ने 2-3 सालों में अपनी इमेज को तोड़ा, बहुत आगे निकल गए और स्मृति ईरानी का कद राहुल गांधी के आगे बहुत छोटा पड़ गया। और बड़ा अच्छा चुनाव जो है, डिसीजन जो है राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से लिया गया कि उन्होंने अमेठी में खुद न लड़ करके स्मृति बनाम राहुल की लड़ाई न करा करके स्मृति ईरानी का कद बहुत छोटा कर दिया जब उन्होंने केएल शर्मा को वहां से लड़ा दिया। और जो लहर चली है उस लहर में स्मृति ईरानी का और जो स्मृति ईरानी का एरोगेंट बिहेवियर है वो कहीं न कहीं अब की बार परिणामों में नजर आ रहा है। चलिए अनुज जी सर। भाई, अमेठी रायबरेली को लेकर आप लोग तमाम आरोप प्रत्यारोप झेल रहे थे। हालांकि सहारनपुर और तमाम जगहों पर कुल 7 सीटों पर अभी आप आगे चल रहे हो रुझानों में। अब चूंकि ये मार्जिन बढ़ता ही जा रहा है, 10,000 के ऊपर होता जा रहा है, तो ये लिहाजा इसे मान करके चलेंगे कि अब ये जीत हार की ओर बढ़ रहा है। अमेठी और रायबरेली को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से वहाँ से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी यहाँ से फटाफट गायब हो जाएंगे और अमेठी भी हार जाओगे आप, रायबरेली भी हार जाओगे। देखिए, मैंने कहा ना, ये चुनाव पूरे देश में बहुत लंबे अरसे बाद ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था, ये बिल्कुल डिफरेंट चुनाव है। क्योंकि इस चुनाव में जनता जो 10 सालों से पीड़ित थी वो कहीं ना कहीं पूरा देश में एक आक्रोश था। वो आक्रोश आज हम लोगों को देखने के मिल रहा है, चाहे वो अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो तनुज पुनिया हो, चाहे जहां जहां हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वहां ये जनता का एक आक्रोश था। और ये चुनाव बहुत लंबे अरसे बाद, ये देखिए 2014 में और 2019 में मुस्लिम वोट का विभाजन हुआ था और इस चुनाव में मुस्लिम वोट पूरा देश में एक तरफा लामबंद हुआ। और इस देश में जो SC OBC जो वोट था वो कांग्रेस की तरफ जो एकदम डाइवर्ट हुआ है संविधान को लेके। जो कांग्रेस ने, राहुल जी ने संविधान की बात कही और उसको बचाने की बात कही, तो वो वोट मेरा मतलब जनरल वोटर से और जनता से रूबरू हूं मैं, क्योंकि मेरी डीलिंग ऐसी है कि मैं जनता से डेली वाकिफ होता हूं। तो मैंने वो व्यूज लिए थे। जनता दबे मुंह ये कह रही थी हमने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। मतलब जाटव समाज ने एक तरफा इस देश में कांग्रेस को जो कांग्रेस का एक परंपरागत वोट था वो बिछड़ा हुआ था, वो इस 2024 में हमें मिला। और इसके आधार पे हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमारी निश्चित रूप से बढ़त बहुत जबरदस्त होगी और हो सकता है हम सरकार में भी आएंगे। और शिवरे एक सवाल ले लीजिए जी। समाजवादी पार्टी का साथ आना आपके लिए कारगर साबित हुआ या आपका समाजवादी पार्टी के साथ जाना कारगर साबित हुआ? फर्क समझिएगा। हाँ, हमारा साथ आना या अखिलेश जी का साथ आना, एक उंगली एक होती है और 1 और 1 11 होते हैं। तो जब 1 और 1 11 होगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ताकत बढ़ी और उस ताकत का एहसास जनता ने भी देखा कि ये दोनों जोड़ी जो है राहुल जी की और अखिलेश जी की, क्योंकि इधर आके जो राहुल जी की तपस्या थी, जो इन्होंने पूरा एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करी भारत छोड़ो और उधर मणिपुर से स्टार्ट करी, तो वो पूरा एक राहुल जी का तप था और वो जनता ने उसको तप को और अखिलेश जी की जोड़ी को जब 1 और 1 11 मिल गए तो वो उत्तर प्रदेश में जोड़ी बेमिसाल साबित होने जा रही है। तो ये मैंने कहा कि ये बहुत लंबे अरसे बाद 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने एक अटल बिहारी वाजपेयी 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। लगता है शिवरे से संपर्क टूट गया है, जोड़ने की कोशिश की जाए। तब तक हम राजन के पास चलते हैं। राजन भाई, अब तो आप लगता है कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी मुख्यालय की ओर रवाना होंगे, क्योंकि वहाँ से तो सुखद एहसास ही हो ही रहा है। और जो मुझे जानकारी मिली है समाजवादी पार्टी में जश्न की तैयारी भी शुरू हो रही है। आपको क्या लगता है, जो 2 शहजादे थे जिनको शहजादा कहा गया, अखिलेश जी बार बार ये बयान देते थे कि ये जो सह हैं, जो 2
दो शहजादे हैं वो इनको सह और मात देंगे, उसमें आप कारगर होते नजर आ गए। पार्टी बड़बोलापन कर रही थी और हमारे नेता बड़ी शालीनता के साथ जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा था, क्योंकि हमारे नेता जनता से जुड़े हुए हैं, हम लोग जनता से जुड़ करके काम कर रहे थे, जनता के बीच में बराबर जा रहे थे, तो सह और मात की बात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही थी वो निश्चित तौर पर दिखेगी आपको और हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हम लोग जनता से जुड़े हुए। मैंने पहले भी कहा था, हम जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे संजय जी, इसी उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में एक 8 से 10 साल का बच्चा विद्यालय के हेडमास्टर के घड़े से अगर विद्यालय में बर्तन से पानी पी लेता है तो उसको इतना पीटते हैं उसकी मौत हो जाती है और सरकार हाथ पर हाथ बैठी रहती है। ये जो सामाजिक असमानता थी संजय जी, हम लोग जिस तरीके से सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे थे, जिस सामाजिक असमानता की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इसको दूर करने की बात, सामाजिकता को एक साथ, सबको सम्मान, सबको शिक्षा, सबको जो लड़ाई लड़ रहे थे। जी राजन कंटिन्यू कीजिए। हमने वो 1 रुपए का राजन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शशिकांत जी एक सवाल और ले लीजिए। हमें लगता है कि जब व्यक्तिवादी तौर पे कोई बयानों का दौर शुरू हो जाता है ना, तो देश की जनता उसका रिएक्शन देती ही देती है। यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार सिर्फ इसलिए बनी थी कि सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर था। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए थे, लखनऊ में जनसभा की थी, जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था उस चुनाव में कि सोनिया जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाजा उन पर किसी भी तरह का व्यक्तिगत बयान देना ये बेहद ही शर्मनाक है। जो नेता अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका नाम भी मैं नहीं लेना चाहूँगा, मंच पर मौजूद थे, लेकिन मैंने उनको पसीना पोंछते देखा था। ये अटल जी का व्यक्तित्व था और संभवतः वही सम्मान सोनिया गांधी ने दिया है। जब अटल जी का निधन हुआ तो सबसे पहले सोनिया गांधी पहुंची थी पुष्पांजलि देने। इसको बोलते हैं एक जनप्रिय सर्वमान्य नेता। अभी भी मैं सुनता हूं कि तमाम तरह के मुद्दे ऐसे होते हैं, आपके तमाम ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो सीधे इटली से शुरुआत कर देते हैं मुद्दों पर, राहुल और प्रियंका, या फिर जब भी सोनिया जी की बात आती है। तो इस तरह के बयानों पर थोड़ा धैर्य तो रखना चाहिए ना, क्योंकि जनता आकलन करती है। मोदी जी के मैजिक में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो पार्टी के जो भस्मासुर थे ना, ये परिणाम उन्हीं की वजह से देखने को मिल रहा है। देखिए, मोदी जी ने तो पूरे चुनाव में अगर उठा के देखिए तो किसी पे व्यक्तिगत उन्होंने हमला नहीं किया। इसके उलट अगर आप देखिए तो आप देखिए, आपके प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पहले संबित पात्रा जी थे। किस किस भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, हम लोग चैनल बदल देते थे पत्रकार होने के नाते। देखिए, हमारा भारत का लोकतंत्र बहुत ही खूबसूरत है। आपके जैसे शालीनता से बात रखने वाला प्रवक्ता अगर रहे ना, तो भारतीय जनता पार्टी सालों साल राज करे। जी संजय भाई, भारतीय लोकतंत्र की इतनी खूबसूरत परंपरा है कि देखिए, पूरे एशिया, दक्षिण एशिया और पूरे एशिया और पूरे यूरोप के अगर लोकतांत्रिक देशों को हम देखें तो उसमें सबसे मजबूत भारत का लोकतंत्र है। हमारे अगल बगल के देशों में किस प्रकार से पक्षी विपक्षी के बदला लेने की भावना से काम करते हैं, लेकिन भारत में वो चीज़ नहीं है। आज भारत में प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो हमारा जो पूर्व प्रधानमंत्री होता है वो अगली पंक्ति में बैठा होता है। तो भारत का लोकतंत्र तो बहुत ही खूबसूरत है जी। हाँ, निश्चित रूप से हम भी मानते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी राजनीति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति तो सार्वजनिक जीवन होता है, तो सार्वजनिक टिप्पणी होनी चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी तो कतई नहीं होनी चाहिए। मोदी जी इस बात से बचते हैं। इसके उलट संजय भाई, इसी प्रश्न को आप उल्टा देख लीजिए, किस प्रकार से ये लोग व्यक्तिगत हमला करते हैं। कांग्रेस के लोग हैं चाहे इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग हैं, जो मोदी जी पे व्यक्तिगत हमला करते हैं, उनको किस प्रकार से निशाना बनाया जाता है, नाम लेकर के बनाया जाता है, उन्हीं के नाम से भाषण दिया जाता है। तो जो नहीं होना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, अभी हमारे साथी कह रहे थे ये आपको कुछ शशिकांत जी 2 मिनट रुकना चाहूंगा। एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बीजेपी उम्मीदवार बासु स्वराज 7,500 वोट से करीब आगे चल रही हैं। बासु स्वराज वही हैं, सुषमा स्वराज की बेटी हैं। ये कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल 2,926 वोट से आगे चल रहे हैं चांदनी चौक से।
ये दिल्ली से बड़ा अपडेट आ रहा है। संत कबीर नगर से समाजवादी पार्टी के पप्पू निषाद 35,000 मतों से करीब आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तो आज लॉटरी लग गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार खबरें आ रही हैं। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह करीब 10,079 मतों से आगे चल रहे हैं। हालांकि मत प्रतिशत काफ़ी कम हुआ था, इस पर मैं आशीष जी का विश्लेषण लूंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है इससे दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मेहरोत्रा आगे चल रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी के लिए ये सुखद खबर है। सोनभद्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 8,000 मतों से आगे चल रहे हैं। ये ब्रेकिंग अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं जो मतगणना के दौरान लगातार आ रहे हैं। कैसरगंज से करण भूषण 31,000 मतों से आगे हो गए हैं। कैसरगंज से ये कहा जा सकता है कि सुखद खबर आ रही है, क्योंकि बीच में वो पीछे हो गए थे। राहुल गांधी रायबरेली से 73,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये भी बड़ा अपडेट है, आपको हम प्राइम टीवी पर लगातार दिखा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई, मतगणना से जुड़ी हुई। घोसी लोकसभा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आगे चल रहा है। ये भी खबर आ रही है। जो मतगणना चल रहा है, जो काउंटिंग का दौर लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक 14,000 मतों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। संजीव बालियान यहाँ पर पीछे हो गए हैं। विवादित चेहरा थे संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री भी थे। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 37,000 वोट से आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव के बेटे अक्षय यादव, वो भी आगे चल रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी करीब 1,38,000 मतों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी 87,000 वोट से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर के राहुल गांधी दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 49,230 मतों से आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो जानकारी दे रहा है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। हालांकि रुझान स्थलीय जो भी हो, लेकिन हम चूँकि चुनाव आयोग को ही फॉलो कर रहे हैं, उसी के जरिए हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त की ये अपडेट थी। चर्चा का दौर आगे भी जारी रहेगा। निश्चित तौर पर मेहमान थक गए होंगे, लंबी चर्चा हो गई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। चुनाव और मतगणना से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट,
अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।